अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे थे कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग। अच्छा, हमने देख लिया था प्रिस्क्रिप्शन किस तरह की होती है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो है वो क्या चीज़ है, और किस तरह से हम प्रिस्क्रिप्शन को बेसिकली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आती है, ठीक है, आप उसको रिसीव करते हो, जिसको हम कहते हैं रिसीविंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। अब रिसीविंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन में क्या है कि फार्मासिस्ट ने जब प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव किया, तो एक तो आपने उसको प्रोफेशनल मैनर में रिसीव करना है, ठीक है, कि पता चले कि आप कोई प्रोफेशनल इंसान हैं। आप की बॉडी लैंग्वेज से स्पेशली ये शो होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपने जब प्रिस्क्रिप्शन रिसीव किया, आपने प्रॉपरली उसको देखना है, उसको चेक करना है वैलिडेटेड है। वैलिडेटेड मीन्स के क्या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सिग्नेचर हैं, प्रिस्क्रिप्शन के सारे पार्ट्स पूरे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन होती है वो एक ऑफिशियल वे में प्रिस्क्रिप्शन नहीं होती, जैसे एक प्रिस्क्रिप्शन को होना चाहिए। कुछ हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन जो होती हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, जिसमें आपके सारे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन होती है उसमें ऐसा नहीं होता, तो उसमें थोड़े इश्यूज फेस करने पड़ते हैं फार्मासिस्ट को। अब आपके पास जब प्रिस्क्रिप्शन आई, तो एक तो पेशेंट खुद आएगा और वो आपको वर्बली बताएगा, जबान से बताएगा, मुंह से बताएगा कि मुझे ये मेडिसिन चाहिए, आप दे दें। ठीक है। आपका काम बनता है कि आपने ये देखना है कि अगर तो वो ओटीसी ड्रग्स हैं तो आप दे दें। अगर तो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर वो मांग रहे हैं और वो ओटीसी ड्रग्स हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप ड्रग्स नहीं दे सकते। ठीक है। कुछ मेडिसिन हमारे पास ऐसी होती हैं जैसे बेंजोडाइजपिन की क्लास होगी, जिसमें नींद की गोलियां आती हैं, नार्कोटिक्स मेडिसिन होती हैं। ठीक है। तो ये जितनी भी नशावर चीजें होती हैं, और इसके अलावा वो मेडिसिन, कोई भी ऐसी मेडिसिन जिससे इंसान की जान को थोड़ा सा भी खतरा हो सकता है, वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग होती है। अगर आप उसको ऐसे ही दे देंगे तो पेशेंट के लिए वो नुकसानदेह हो सकती है, हो सकता है उसका मिस यूज हो जाए। ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करना, उसको प्रॉपरली पढ़ना, ये सारा काम किसका है? फार्मासिस्ट का। अब उसने उसको प्रॉपरली रीड किया। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो यू आर नॉट अलाउड टू अप्लाई एनी गेस वर्क। गेस वर्क मतलब कि आप लोग खुद से अंदाजा लगा लें, अच्छा यही लिखा होगा, यही दे देते हैं, हो सकता है दवाई कोई दूसरी हो। ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप उसके डॉक्टर का नाम पढ़ें। ठीक है। आप पेशेंट का नाम पढ़ें, पेशेंट की जेंडर देखें, पेशेंट की एज देखें, पेशेंट बच्चा है, बूढ़ा है, पेशेंट मेल है, फीमेल है। ठीक है। लेट सपोज कोई हार्मोनल मेडिकेशन है तो वो ज्यादातर फीमेल को जाती है। ठीक है। इसके अलावा आप डॉक्टर का नाम पढ़ सकते हैं कि डॉक्टर कौन सा स्पेशलिस्ट है, कौन सा मेडिकल प्रैक्टिशनर है। ठीक है। जैसे अगर कोई स्टमक का डॉक्टर है, कोई किडनी का डॉक्टर है, कोई हार्ट का डॉक्टर है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रिस्क्रिप्शन किसकी है। ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, बच्चा है, बूढ़ा है, मेल है, फीमेल है। ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ आती तो आप कोशिश करें कि ज्यादातर फार्मेसी टेक्नीशियंस होते हैं वो डिस्पेंस कर रहे होते हैं, आप किसी फार्मासिस्ट से पूछ लें, या अगर किसी फार्मासिस्ट को नहीं आ रही तो वो किसी और बंदे से पूछ लें। ठीक है। अगर आप लोगों की फार्मेसी में लेट सपोज बहुत कम ऐसे होता है किसी को भी नहीं समझ आ रही मेडिसिन, तो डॉक्टर के कांटेक्ट डिटेल्स में जाके आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये चीजें हैं जिनको हमने देखना होता है। ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन को आप देखें। इसके बाद आ जाती है डोज कैलकुलेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेट सपोज अगर आपके पास कंपाउंडिंग की प्रिस्क्रिप्शन आई कि ये बच्चा है, इसकी आपने कह सकते हैं कि आईवी सॉल्यूशन जो है वो आपने डाइल्यूट करके देना है, पेशेंट को जो है वो इंजेक्शन लगना है और आपने पेशेंट को डाइल्यूटेड इंजेक्शन लगाना है। ठीक है। डाइल्यूट करके उसको बना के देना है, उसको कंपाउंड करके देना है। अब आपने क्या करना है? डोज कैलकुलेशन। ठीक है। हम लोग बेसिकली कंपाउंडिंग पहले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया। कंपाउंडिंग बेसिकली आपकी प्रिपरेशन होती है मेडिसिन की अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड्स। ठीक है। पेशेंट की नीड क्या है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का वेट क्या है। ठीक हो गया। अब जो डोज कैलकुलेशन करनी है उसके लिए हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज करने होते हैं, जैसे यंग्स फॉर्मूला, अच्छा काउंटिंग स्केल, क्लार्क्स रूल, फ्राइड्स रूल। ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो हम कर सकते हैं, और ये ज्यादातर किसके लिए होते हैं? बच्चों की डोज कैलकुलेट करने के लिए। एडल्ट की डोज तो हमें आइडिया होता है और जनरली स्टैंडर्ड होता है, कैलकुलेटेड होती है, या हम कर सकते हैं। बच्चों का मसला जो होता है वो सेंसिटिव होता है। पीड्स जो पेशेंट होते हैं हमारे पास, पीडियाट्रिक पेशेंट्स, जो लेट सपोज कोई इन्फेंट है, अभी अभी पैदा हुआ है,
उसको कोई एंटीबायोटिक जानी है, आपने उसको डाइल्यूट करके देना है। अब आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास जो एंटीबायोटिक का जो एम्प्यूल या जो ड्रिप आती है वो तो बड़ों की डोज एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग होती है। अब आपने बच्चों की डोज एडजस्टमेंट करनी है तो वो कैसे करेंगे, हम फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। चाइल्ड डोज क्या है, पहला फॉर्मूला हम देखते हैं, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू चाइल्ड एज इन ईयर्स इंटू एडल्ट डोज डिवाइड बाय चाइल्ड एज इन ईयर प्लस 12। ठीक है, आपने क्या करना है, लेट्स सपोज राइजिक इंजेक्शन जा रहा है, एग्जाम्पल देते हैं वैसे जनरल 40 mg, ठीक है, आईवी जाएगा उसको। ठीक है, आप क्या करना है कि 40 mg तो एडल्ट डोज है, अब आपने बच्चों को डोज कैसे देनी है, तो आप क्या करेंगे, बच्चे की जो एज है, लेट सपोज 7 उसकी एज है, ठीक है, 7 एज है उसकी, 7 years, और एडल्ट डोज हमारे पास 40 mg है, तो 7 इंटू 40 mg डिवाइडेड बाय 7 जो कि चाइल्ड एज है, प्लस कर देंगे उसमें 12, तो जो आंसर आपके पास आएगा तो वो क्या होगा, वो आपके पास बच्चे की डोज होगी। इसी तरह काउंटिंग स्केल में अगर हम देखें तो काउंटिंग स्केल में क्या होता है, एज आपके पास जो आती है बच्चे की, उसके अंदर आपने 2 प्लस करने हैं, डिवाइड कर देना 24 से, उसके अंदर एडल्ट डोज ऐड कर देनी है जो कि लेट सपोज 40 mg है। ठीक है, क्लार्क्स रूल में क्या होता है, चाइल्ड वेट करना है आपने पाउंड्स में, नॉट इन केजीज, केजी एंड पाउंड्स आर 2 डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है, फॉर मेजरिंग द वेट, तो आपने पाउंड्स में करना है। पाउंड्स में जब आप वेट मेजर करेंगे तो आपने उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है 150 इंटू एडल्ट डोज से। फिर आ जाता है फ्राइड्स रूल्स, फ्राइड्स रूल में आपने क्या करना है, चाइल्ड्स एज इन मंथ्स, ठीक है, अगर कुछ महीनों का बच्चा है, बहुत ही छोटा बच्चा है, तो आपने मंथ्स में उसकी एज लिखनी है, डिवाइड कर देना है उसको 150 इंटू एडल्ट डोज से। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाती है कंपाउंडिंग, आपने चेक कर ली, सारा कुछ कर लिया कि भाई हाँ ये दवाई बनानी है, डोज भी कैलकुलेट कर ली, अब आपने प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करना है। इस पिक्चर में आप देख लें, अब ये कंपाउंडिंग फार्मासिस्ट है, ये मेडिसिन को बना रहा है, ठीक है, ये बना के इस कंटेनर के अंदर जो है वो डाल देगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने सारे मटेरियल्स अपने कलेक्ट कर लिए, जो आपका डिस्पेंसिंग एरिया होता है, लेट सपोज मेरे पास टेबल है, मैं उसकी लेफ्ट साइड के ऊपर अपनी सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करके रख लूंगी, जो जो इंग्रेडिएंट मैं वे करती जाऊंगी उसको वे करके मैं अपनी राइट साइड पे रख दूंगी, ताकि मुझे आइडिया हो कि मैंने लेफ्ट साइड से क्या चीज उठाई, किस चीज को वे कर दिया, उसको मैंने राइट साइड पे रख दिया, ताकि डोज मिक्स ना हो जाए, कहीं मैं कोई चीज 2 दफा ना डाल दूं या कहीं मैं कोई चीज मिस ना कर दूं। ठीक है, इस तरह से ये आपने करके एक्यूरेट करके आपने अपनी डोज को जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं उनको राइट साइड पे रखते जाना है प्रॉपर वे में। अब आपकी प्रिस्क्रिप्शन बन गई, सारा कुछ हो गया, अब आपने क्या करना है, दवाई बन गई, अब आपने उसकी पैकेजिंग करनी है। ठीक है, सिरप है तो ग्लास बॉटल में, टैबलेट है तो आपने प्लास्टिक बॉटल के अंदर, क्रीम है तो किसी जार के अंदर, ठीक है, ऑइंटमेंट इमल्जन है तो किसी कोलैप्सिबल ट्यूब के अंदर, उसके ऊपर लेबल करना है, प्रॉपर आपने बताना है कि प्रिपरेशन की क्या टाइप है, मैंने सिरप बनाया, कैप्सूल, टैबलेट, वट एवर, इमल्जन, मिक्सचर, कुछ भी, उसकी स्ट्रेंथ लिखनी है, पेशेंट का नाम लिखना है ताकि आपको पता चले कि मैं कौन से पेशेंट की दवाई बना रहा हूँ, उसका नाम, एमआर नंबर इफ यू आर इन द हॉस्पिटल, अगर आप हॉस्पिटल में कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो एमआर नंबर यूजली वहां होता है, डिस्पेंसिंग की डेट क्या, एक्सपायरी डेट क्या होगी, डायरेक्शन फॉर यूज कि आपने इसको यूज कैसे करना है। लेट सपोज जैसे कुछ ऑइंटमेंट्स के ऊपर, मोस्टली ऑइंटमेंट जो होती है वो हमारी एक्सटर्नल यूज की होती है, तो आपने लिखना है कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। ठीक है, स्टोरेज कंडीशंस, रूम टेम्परेचर के आपने इसको 25 से 30, 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के अंदर स्टोर करना है, इसकी ह्यूमिडिटी इतनी होनी चाहिए। प्रिकॉशन मतलब कि नॉट फॉर ओरल यूज, जैसे प्रिकॉशनरी मेजर, अगर कोई ऑइंटमेंट है तो वो खाने के लिए तो नहीं ऑब्वियसली इस्तेमाल होगी, तो आप उसके ऊपर प्रिकॉशनरी लेबल लगा दें कि दिस इज नॉट फॉर ओरल यूज। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ फार्मेसी, एंड इफ यू आर वर्किंग इन द हॉस्पिटल तो नेम एंड एड्रेस ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, आगे आ जाता है रीचेकिंग। अब आपने क्या करना है कि प्रिस्क्रिप्शन जब आपकी बन गई, प्रिपरेशन सारी होगी तो रीचेक कर लें। ठीक है, रीचेक करने के बाद आपने क्या करना है, अपने कंटेनर को साफ करना है। ठीक है, आपने अपने कंटेनर को लेबलिंग के बाद साफ करना है ताकि कोई उसके ऊपर फिंगरप्रिंट या कुछ भी ऐसा ना हो। ठीक है, पॉलिश कर दें या उसको क्लीन कर दें। अब आपने क्या करना है कि उसको रिकॉर्ड में लेकर आना है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि रीचेकिंग के बाद आपने रिकॉर्ड जरूर मेंटेन करना होता है ताकि आपको पता हो कि आपने कौन सी मेडिसिन की कंपाउंडिंग की है। फिर आ जाता है प्राइसिंग। प्राइसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या है बेसिकली, प्राइसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली ये है कि लेट सपोज अगर मैं कोई चीज कंपाउंडिंग कर रही हूँ किसी भी चीज की, तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई उसमें कितना खर्चा आ रहा है, मैं अपने कस्टमर को, अपने पेशेंट को भी बताऊं कि उसके ऊपर कितना खर्चा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन का पता होना आपको जरूरी है कि उसके ऊपर आपकी प्राइसिंग कितनी आएगी, उसके ऊपर आपका एक्सपेंस कितना आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, कॉस्ट ऑफ कंटेनर,
कॉस्ट ऑफ ओवरहेड कवरेज, पर्सनल फी, नेट प्रॉफिट, ये सारी चीजों की कॉस्ट निकाल के मुझे अपने पेशेंट को बताना है कि आपकी मेडिसिन के अंदर इतना खर्चा है। ठीक हो गया। अच्छा, क्या क्या था? कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, कॉस्ट ऑफ कंटेनर एंड कॉस्ट ऑफ ओवरहेड चार्ज, पर्सनल फी, नेट प्रॉफिट, ये सारी चीजें मैं कॉस्ट निकाल के फिर उसके बाद अपने पेशेंट को बताऊंगी। अब हमारे पास कुछ सिस्टम्स होते हैं प्राइसिंग के, ठीक है। लेट सपोज कुछ फार्मासिस्ट जो होते हैं फार्मेसी के अंदर कोडिंग सिस्टम यूज करते हैं। अगर ये फार्मासिस्ट एक वर्ड है, इसके अगेंस्ट जो कोड जनरेट हुआ है वो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पी के अगेंस्ट 1, एच के अगेंस्ट 2, ए के अगेंस्ट 3 एंड सो ऑन। ठीक है। कोई गरीब पेशेंट आ गया आपकी फार्मेसी पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने डिस्काउंट कोड या कोडिंग सिस्टम यूज करके आपने पेशेंट का नेट प्रॉफिट जो है या अपनी मेडिसिन का नेट प्रॉफिट निकालना है और पेशेंट को फैसिलिटेट करना है। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि लेट सपोज पी है तो पी के अगेंस्ट कितना होगा? 1% नेट प्रॉफिट। ठीक है। कोई एलीट क्लास का पेशेंट है, आप चाहते हैं कि आप लोगों ने मतलब अपना स्टैंडर्ड रखा हुआ है, ठीक है, कि जो आपकी नॉर्मल फी है लेट सपोज आप उसके ऊपर 10% प्रॉफिट रख रहे हैं, तो आप कोडिंग सिस्टम में क्या यूज करेंगे? टी डालेंगे। वो बहुत गरीब पेशेंट है तो आप क्या करेंगे? पी कोड डाल के, तो उससे क्या पता चलेगा कि 1% नेट प्रॉफिट हुआ है आपको। अब बेसिकली प्रॉफिट हम जनरेट कैसे करते हैं? ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज हम यूज कर रहे हैं। मैंने लेट सपोज कैलामाइन लोशन बनाना है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा मैंने उसकी क्या प्राइस रखनी है? सबसे पहले तो मैं हर इंग्रेडिएंट का कॉस्ट मुझे पता हो कि भाई उसके अंदर लेट सपोज क्रीम इतनी यूज हो रही है, इमल्जन ये इतना यूज हो रहा है, पाउडर इतना यूज हो रहा है, कलरिंग एजेंट इतना यूज हो रहा है, ऑर्डरिंग एजेंट जो जिससे खुशबू आएगी वो इतना यूज हो रहा है। ये सारी चीजें मैंने इनकी कैलकुलेशन कर दी, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी? कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स के अंदर ऐड करूंगी अपना कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स परसेंट मार्कअप, ठीक है। परसेंट मार्कअप क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय परसेंट मार्कअप। अब मार्कअप क्या चीज है कि लेट सपोज अगर मेरे पास एक दवाई है 8 रुपए की, ठीक है, उसके ऊपर मार्कअप मैंने लगा दिया 10% का, ठीक है। 10% मतलब कि 10 डिवाइड बाय 100 विच इज परसेंट, ठीक है। उसको मैं क्या कर दूंगी? मल्टीप्लाई कर दूंगी अपने कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट से, जो कि 8 रुपए थी, उसको ऐड कर दूंगी 8 के अंदर, तो ये मेरे पास उस ड्रग की प्राइस आ जाएगी। मार्कअप का ऐड होना जरूरी इसलिए है क्योंकि मार्कअप बेसिकली क्या होता है? मार्कअप हमें जो है वो ये बता रहा होता है कि अगर आपके पास जो है वो लेट सपोज कोई मेडिसिन है, अब आपने उसके ऊपर जाहिर अपना प्रॉफिट भी तो रखना है ना, ठीक है। सारी मेहनत के बाद जो इंडिविजुअल कॉस्ट आती है वो कितनी होनी चाहिए ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है कि आप उसके अंदर अपनी कुछ परसेंटेज ऐड कर देते हो ताकि सेलिंग प्राइस में आपका जो है वो प्रॉफिट ऐड हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास उस मेडिसिन की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 8.8। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मेरे पास 8 रुपए की सारे इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, इंग्रेडिएंट भी, कंटेनर भी, सारा कुछ उसमें आ गया। अब मुझे उसके ऊपर अपना प्रॉफिट कितना रखना है और मेरी मेन फी कितनी होनी चाहिए? तो प्रॉफिट मेरा 10% था, ठीक है। 10% मतलब के 100 में से 10 रुपए, समझ आ गई? इतना मैंने अपना प्रॉफिट मार्कअप रख दिया। मेन फी मेरी कितनी थी? 0.2, ठीक है, 0.2 रुपीज। अब ये सारा कुछ क्या करूंगी मैं? इसमें मल्टीप्लाई और ऐड कर दूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 9 रुपीज। तो मतलब कि पेशेंट को मैंने कितनी प्राइस बतानी है कि 9 रुपए तुम्हारी दवाई की कीमत है, ठीक है। अब ये किस लिए जरूरी है? ये सिस्टम्स इसलिए जरूरी है ताकि आप झंझट से बच सकें, ठीक है। कुछ पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं भाई उस फार्मेसी पे तो ये कैलामाइन लोशन 10 रुपए का बना के दे रहे थे, आप लोग मुझे 15 रुपए का बना के दे रहे हैं। या फिर अगर एक फार्मेसी पे 2 लोग हैं, एक ने बोल दिया ये आपको 15 रुपए का मिलेगा, एक ने बोल दिया ये आपको 10 रुपए का मिलेगा, तो उस पर भी झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो सिस्टम बेसिकली आपको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। आपने सिस्टम जब रखा होता है तो आपको जो है वो बिला वजह किसी भी झंझट की या किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, किसी बहस की जरूरत नहीं होती, ठीक हो गया। तो थ्योरी ऑफ प्राइस बेसिकली क्या है कि कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, टाइम, पर्सनल आपकी कितनी चार्जेस, आपकी मेहनत, सब कुछ निकाल के आपने एक प्रॉफिट निकालना होता है, ठीक है। ये प्रॉफिट जो होता है बेसिकली ये क्या करते हैं कि इससे हमें पता चल जाता है कि आपका जो है वो दवाई की कितनी कीमत आनी है। नेक्स्ट आ जाता है डिलीवरिंग द प्रिस्क्रिप्शन। आप प्रिस्क्रिप्शन आपने दवाई बना दी, अब आपने उसको डिलीवर कैसे करना है? स्टोर डिलीवरी, होम डिलीवरी एंड मेन, ये मेन नहीं है, ये बेसिकली मेल है, MAIL, ठीक है, मेल डिलीवरी। स्टोर डिलीवरी क्या है कि आपके पास पेशेंट आया, उसने आपको प्रिस्क्रिप्शन दी और उसने कहा मुझे दवाई चाहिए, आपने दवाई बना के प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट की ली, उसको डील किया, उसको दवाई बना के उसी वक्त फार्मेसी पे ही दे दी। फार्मेसी पे आपने प्रिस्क्रिप्शन जो डिलीवर की उसे कहेंगे स्टोर डिलीवरी,
ठीक है, उसी वक्त आपने दे दिया, 2 दिन बाद पेशेंट आपके पास खुद आया फार्मेसी पर, आपने उसको दे दी। नेक्स्ट है होम डिलीवरी, जिसमें आप क्या करते हो कि पेशेंट का एड्रेस लेते हो, एड्रेस लेने के बाद आप क्या करते हो, जब आपकी बन जाती है प्रिस्क्रिप्शन तो आप जो है ऑर्डर लेके उसके घर तक बना के भिजवा देते हैं अलोंग विद स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कि आपने इसको कैसे कैसे यूज करना है। ठीक है, तीसरी है मेल डिलीवरी, पोस्टल एड्रेस पे। आप पोस्टल एड्रेस पे विद लीगल इंस्ट्रक्शंस एंड विद रिस्ट्रिक्शंस आप क्या करते हो कि उसको पोस्ट कर देते हो। पैकेजिंग और लेबलिंग की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो सारी की सारी उसके अंदर होती हैं। ठीक है, होम डिलीवरी होती है, टेलीफोन कॉल पे आया ऑर्डर, आपने जो है वो ऑर्डर जो है वो घर में डिलीवर कर दिया। मेल में क्या होता है कि आप पेशेंट का मेलिंग एड्रेस लेते हो, ठीक है, और उसकी मेलिंग एड्रेस तक पहुंचा देते हो। ठीक है, ये बेसिकली ज्यादातर होम डिलीवरी नहीं होती, मेल एड्रेस, घर पे भी मेल आ सकती है, मतलब जो आपका पोस्टल एड्रेस होता है। ठीक है, आपके घर तक भी आ सकती है, इसके अलावा कोई आप ऐसी सेंट्रल पॉइंट जो है वो बता देते हैं कि यहाँ पे आप हमारी दवाई भेज दें। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, रीफिलिंग द प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि इसमें क्या है। अब जो रीफिलिंग है प्रिस्क्रिप्शन की, कि अगर लेट सपोज कोई पेशेंट है आपके पास, ठीक है, वो आया है, वो आके कहता है कि भाई हमें जो है वो दवाई मैंने 1 महीना पहले लेके गया हूं, अब आप मुझे क्या करें कि दवाई जो है वो दोबारा दें। ठीक है, अब आप देखोगे कि वो दवाई देने के काबिल है। 1 साल पुरानी प्रिस्क्रिप्शन कोई आपके पास लेके आ जाता है और वो आपको कहता है मुझे प्रिस्क्रिप्शन फिल करके तो उसके अंदर नींद की गोलियां भी शामिल है, तो आप कभी भी नहीं दे सकते। ठीक है, रीफिलिंग इज गवर्न्ड बाय द फेडरल लॉ। अब फेडरल लॉ ने 3 कैटेगरीज बनाई हुई है ड्रग्स की। ठीक है, कुछ हमारे पास दवाइयां ऐसी हैं कि जिनको तो हम बिल्कुल डिस्पेंस ही नहीं कर सकते विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये खतरनाक हैं, डेंजरस हैं। जैसे इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप ए, बी और एक्स। अब ग्रुप ए में क्या है, ग्रुप ए में आपके पास वो दवाई आ जाती हैं जो कि बहुत डेंजरस हैं, घर के लिए भी नहीं मिलती। मॉर्फिन, मॉर्फिन उसकी एग्जाम्पल है। मॉर्फिन जो है बेसिकली इवन कि ये हर हॉस्पिटल में भी अवेलेबल नहीं होती। जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है ना, जिनके पास नारकोटिक्स का लाइसेंस होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, टर्शरी केयर के हॉस्पिटल्स, उनमें होती है। जैसे इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल की एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, कुलसूम इंटरनेशनल की एग्जाम्पल ले लें, इसके अलावा पिम्स की ले लें, RIC की ले लें, तो यहाँ पे मॉर्फिन अवेलेबल होगी। ठीक है, अब ये ड्रग जो होती है इवन कि घर के लिए भी नहीं दे सकती, क्योंकि क्या है, ये नारकोटिक्स है। ठीक है, पेन किलर के तौर पे यूज होती है। जब पेशेंट एक्सट्रीम पेन में तड़प रहा है, एक्सट्रीम पेन में, तब ये प्रेफर की जाती है। ग्रुप बी की क्या है, दीज ड्रग्स आर डिस्पेंस्ड विद प्रिस्क्रिप्शन विच कैन बी रिफिल्ड, बट प्रिस्क्रिप्शन पे उसकी रिफिलिंग हो सकती है। जैसे एपोमॉर्फिन, इससे लो लेवल की है, ये ज्यादा स्ट्रेंथ वाली होती है, इसकी पोटेंसी ज्यादा होती है, इसकी एज कम्पेयर टू मॉर्फिन कम है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो है कह सकते हैं आप सेमी सिंथेटिक टाइप है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये आप जो है प्रिस्क्रिप्शन पे दे सकते हो। ग्रुप एक्स, इसमें क्या है, ये वो ड्रग्स हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शन पे ही जाती हैं, बट आप क्या कर सकते हो कि इनको दे सकते हो, मतलब ये यू कैन इशू देम विद और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसमें इतने ज्यादा डेंजरस इंग्रेडिएंट्स नहीं होते। ठीक है, हमें पता है कि ये लेके पेशेंट की जान किसी खतरे में नहीं जाएगी। ठीक है, लेट सपोज कॉरेक्स, कॉरेक्स सिरप है हमारे पास। ठीक है, अब वो सिरप्स जिनके अंदर कोडीन की बहुत थोड़ी अमाउंट है, कोडीन इज नारकोटिक, ठीक है, या फिर उनके अंदर मॉर्फिन की इतनी कम अमाउंट है कि वो आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं देगी, तो आप वो सिरप्स या ऐसी ड्रग्स आप डिस्पेंस कर सकते हो। ठीक है, ये वो ड्रग्स जो कि बिल्कुल सेफ हैं, जैसे पेन किलर्स हो गया, पेनाडोल, पैरासिटामोल, एनसेड्स हो गई, जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जो कि पेन किलर के तौर पर यूज हो सकती हैं। तो ये क्या कर सकते हैं आप ये इजीली डिस्पेंस कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कंटेनर्स एंड क्लोजर्स, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।